नमस्कार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में अब तक हम लोगों ने 2 वीडियोस को देखा है और 2 वीडियोस में हम लोगों ने मैक्सिमम प्रायद्वीपीय भारत के पठार को डिस्कस कर लिया है। आज ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, तीसरे और अंतिम वीडियो में हम लोग जितने भी ये पोर्शन छूट गए हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार में उसको डिस्कस करेंगे। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसके अलावा गुजरात में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा दक्कन के पठार के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इन सब को आज हम लोग इस एक वीडियो में देखेंगे और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, नोट्स हमारे चैनल पर लगातार मिल रही हैं। दीप्ति पाल जी हैं जिन्होंने हमारी नोट से 2019 पीसीएस में नायब तहसीलदार में सफलता मिली है उनको, और उन्होंने हमको स्पेशली थैंक बोला था अपने मैसेज के जरिए, मैंने आपको दिखाया भी था शायद। तो कहने का मतलब ये है, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट और आरओ की परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा मेंस में सिलेक्शन हुए हैं। हालांकि 2016 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो कहने का मतलब ये है, नोट्स एक इस प्रकार की नोट्स है जो सिविल के लिए ही समर्पित है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए ही समर्पित है। आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस नोट्स को बिना देरी किए हुए सुंदर हैंड राइटिंग में और खुद मेरे द्वारा लिखी गई है, आपको सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा हिंदी, करंट और जीएस का। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, सैंपल दिखाया जाएगा। अगर आप लोग सैंपल देखते हैं, अच्छा लगता है तो इस समय ऑफर चल रहा है, ऑफर के तहत उसको लेस प्राइस में उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज टॉपिक जो है वो हमारा, हम पश्चिमी घाट को देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या जिसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट तापी नदी, अगर आपको याद होगा मैप तो मैंने बताया था ये तापी नदी का मुहाना है। तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी को केप कोमरिन नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया था। तो पश्चिम घाट उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत एक पर्वत ना होकर बल्कि एक भ्रंश कगार है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे? दूसरे तरीके से हम इसको इस प्रकार कहेंगे कि पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ एक भ्रंश कगार नुमा अवशिष्ट पर्वत है, या कहीं कहीं इसको ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। इसको देखिए, ये कोई पर्वत नहीं है, हिमालय की तरह इसमें चोटियां नहीं हैं। और अगर हम बात करें सबसे पहले कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये अफ्रीकी प्लेट से अलग होने से इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी जो भारत है ये अफ्रीकी प्लेट से सटा था। पहले अफ्रीका और भारत एक दूसरे से सटे थे, और अफ्रीका और भारत जब अलग हुए तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये बना, और ये जो हिस्सा है ये एक भ्रंश कगार की तरह एक खड़ा हुआ भाग हो गया। यानी ये बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो ढलान है, एकदम बहुत ही कगारनुमा है, भ्रंश कगारनुमा है। और अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ यह पर्वत है। अगर हम इसको देखें, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे बोल रहा हूँ कि आप लोग लिखते भी चलेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक भ्रंश कगारनुमा पर्वत है। ठीक है, भ्रंश कगारनुमा एक पर्वत है। दूसरी बात अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट हिमालय के बाद
हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जिसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। तो ये हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, अब पहाड़ी है। और अगर हम इसको इस प्रकार से कहें कि भारत में ही स्थित, अगर बात आती है कि भारत में ही स्थित भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो पश्चिमी घाट ही होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार नेपाल में भी है, हिमालय का विस्तार इधर भूटान चाइना में भी है। तो हिमालय सिर्फ भारत में ही नहीं फैला है, हिमालय एक से अधिक देशों में फैला है, तब उसकी लंबाई जाके लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। लेकिन ये जो पश्चिमी घाट है ये 1600 किलोमीटर सिर्फ भारत में ही फैला है। तो इस प्रकार से इसको, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि भारत में ही स्थित भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप लोग पश्चिमी घाट को सही मानेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट उत्तर की तरफ कम चौड़ा है और दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर की तरफ अगर हम देखें तो इसकी जो चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर हमको मिलती है। जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है और इसकी चौड़ाई हमको 80 किलोमीटर देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है या दक्षिण से उत्तर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। अब देखिए इसका जो ढाल है पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल बहुत ही तीव्र है। इसका जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है ये बहुत ही तीव्र है, इसलिए यहाँ इससे जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो जब अरब सागर में जाती हैं तो बहुत तीव्र गति से जाती हैं। मान लीजिए कोई किसी का ढाल ऐसे हो तो जो यहाँ से नदी गिरेगी वो बहुत स्पीड से जाएगी कि नहीं, और इसी कारण इसका ढाल तीव्र होने के कारण पश्चिमी तट पर बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, बहुत सारे झरने पाए जाते हैं। खासकर कर्नाटक में, गोवा में यहाँ पर झरने बहुत पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जोग जलप्रपात, दूध सागर गोवा में जो पाया जाता है, पायकारा है। तो ये सब कहाँ है? ये सब पश्चिमी तट पर ही पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में ही स्थित है। उसका यही कारण है चूँकि भ्रंशनुमा एक कगार है, बहुत ही इसका ढलान तीव्र है पश्चिम की तरफ, इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं वो बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और वो एक प्रकार से जलप्रपात या झरने का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी और भी विशेषताओं की तो देखिए इसमें एक शब्द आया है घाट। आप लोगों ने कभी सोचा कि पश्चिमी घाट को घाट क्यों कहते हैं? देखो इसको घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पश्चिम में ढाल है, जो ये पश्चिम की तरफ इसका ढाल है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से यानी घाट नुमा है, जैसे घाट बनते हैं ऐसे है ये, और ये एक प्रकार से घाट नुमा है, इसीलिए इसको घाट कहा जाता है। और इसके ढलानों पर खेती भी होती है जिसको हम लोग सीढ़ीदार खेत कहते हैं, यानी ये घाट नुमा आकृति में है, इसलिए इसको पश्चिम घाट कहा जाता है। और इसका जो पूर्वी ढाल है वो अपेक्षाकृत पश्चिमी ढाल की अपेक्षा मंद है, धीमा है। ओके, अब पश्चिमी घाट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये अविच्छिन्न रूप में पाया जाता है, यानी ये कहीं कटा फटा नहीं है। इधर आप जबकि पूर्वी घाट देखेंगे तो पूर्वी घाट देख रहे हैं ये जगह जगह कटा फटा है। तो ये क्यों कटा फटा है इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले पश्चिमी घाट को समझ लीजिए। पश्चिमी घाट ये उत्तर से दक्षिण तक एक अविच्छिन्न श्रृंखला के रूप में प्राप्त होती है, यानी एक समांतर, एक लगातार क्रम में ही ये प्राप्त होने वाली पहाड़ी है। ये कहीं कटी फटी नहीं है। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे अक्सर, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी भी कहा जाता है, लिख लीजिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको आमतौर पर उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको तमिलनाडु और केरल की सीमा पर नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। केरल में इसको अनामलाई और कार्डमम श्रेणी के नाम से ही जाना जाता है, यानी जो अनामलाई है, कार्डमम है, नीलगिरी है, या
ये जो सह्याद्री है ये सब पश्चिमी घाट ही है। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग अलग श्रेणियां हैं, सब पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, बस इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों के जाना जाता है। कर्नाटक में इसको कुद्रेमुख के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को ही कर्नाटक में कुद्रेमुख के नाम से जाना जाता है। तो ये सब इसकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्या है, नाम है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई हम बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 1000 से 1100 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र में इसको उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे बड़ी चोटी या उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई कहलाती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, पूछता है अक्सर। इसके अलावा पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में ही एक और प्रमुख चोटी पाई जाती है जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, अगर आप लोगों ने भारत की नदियों को पढ़ा होगा तो महाबलेश्वर से आप काफ़ी हद तक परिचित होंगे। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली से श्रेणी है और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इससे एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ही निकल के यहाँ पर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गिरने से पहले ये डेल्टा भी बनाती है। ओके, तो महाबलेश्वर चोटी भी कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में ही है। कुद्रेमुख चोटी भी कर्नाटक में पश्चिमी घाट में ही है। इसके अलावा एक और बहुत प्रमुख चोटी है पश्चिमी घाट में, ब्रह्मगिरी चोटी, ये भी कर्नाटक में ही है और इससे भी एक बहुत ही प्रमुख नदी जिसका नाम कावेरी नदी है, उसका भी उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी चोटी जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ से होता है और ये भी आगे चलकर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, इसके बाद अगर आप लोग अब यहाँ से आगे आगे चलते हुए देखेंगे तो पश्चिमी घाट यहाँ पर आकर एक गांठ नुमा आकृति बनाती है। पश्चिमी घाट यहाँ पर आकर एक गांठ नुमा आकृति बनाती है जिससे इधर से जो पूर्वी घाट है वो आकर मिलता है और ये जो पश्चिम घाट इधर से और ये जो पूर्वी घाट है इसका मिलन बिंदु है। इस मिलन बिंदु के इस पर्वत श्रेणी को नीलगिरी पर्वत श्रेणी से नाम से जाना जाता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा श्रेणी है या कौन सी पर्वतमाला है, तो आपका आंसर क्या होगा, नीलगिरी पर्वत पर ही आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये जो गांठ नुमा आकृति बन जाती है यही नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत की हम बात करें तो नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी पर्वत का विस्तार पाया जाता है। ओके, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, लिख लीजिए, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, पहली नहीं दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ओके, नीलगिरी पर्वत में ही प्रसिद्ध साइलेंट वैली पाई जाती है। केरल की शांत घाटी ये नीलगिरी पर्वत में ही पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है जिसका नाम है ऊटी या जिसको आप लोग उटक मंडलम के नाम से जानते हैं। ऊटी या उटक मंडलम, ऊटी या उटक मंडलम ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ओके, नीलगिरी के नीचे आप लोग चलेंगे तो नीलगिरी के नीचे यहाँ पर आपको अनामलाई की पहाड़ियाँ मिलेंगी। अनामलाई की पहाड़ियाँ भी पश्चिमी घाट का ही विस्तार है, परेशान मत होइएगा। इसको अनामलाई की पर्वत श्रेणी कहते हैं और अनामलाई की पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी और अनाईमुडी
ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, यानी पहले नंबर की चोटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दोदा बेटा दूसरी सर्वोच्च चोटी है, तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी किस श्रेणी की है? अनामलाई की है। याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अनाईमुडी को नीलगिरी पर्वत की कह देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, और अनामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ओके, अनामलाई के बाद फिर दक्षिण भारत और दक्षिण में बढ़ते हैं तो एक और श्रेणियां पाई जाती हैं जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, कार्डमम। कार्डमम को हिंदी में इलायची कहते हैं, इंग्लिश में कार्डमम नाम होता है। और इसका नाम कार्डमम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर इलायची अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। केरल में मुख्य रूप से ये पहाड़ी पड़ती है, इसलिए इसको कार्डमम या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कार्डमम और अनामलाई के ठीक पूर्व में एक और पहाड़ी पश्चिमी घाट की पाई जाती है जिसको पालनी की पहाड़ियाँ कहते हैं। पालनी की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं, और पालनी पहाड़ियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाया जाता है जिसका नाम है कोडई कनाल। कोडई कनाल पर्यटन स्थल तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ियों में पाया जाता है, जो कि पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। ओके, तो ये पश्चिमी घाट के बारे में इतना आपको जरूर जानना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और अभी आपको बता दूं कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो पश्चिमी घाट है वो बहुत ही तीव्र ढाल वाला है, और एक प्रकार से कगार नुमा है, यानी अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत गहरा है या बहुत ऊंचा है अगर उस पर खड़े होकर देखेंगे। तो इसलिए इसको पार करना बहुत ही कठिन काम है, और इसी कठिन काम को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर कुछ दर्रों का निर्माण किया गया है। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा दर्रा। ये जो दर्रे हैं, दर्रे क्या होते हैं? दर्रे पहाड़ी स्थानों पर आने जाने के लिए आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करने वाले प्रमुख साधन होते हैं दर्रे। इनको अंग्रेजी में पासेस कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रों का भी पश्चिमी घाट में निर्माण किया गया है, भोर घाट, पाल घाट, ताल घाट और सेनगोट्टा दर्रा। इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा भारत के प्रमुख दर्रे, उसमें मैं आपको हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक के और पूरब तक के सभी दर्रों को मैं एक ही वीडियो में समेटने वाला हूं। इसीलिए मैंने अभी सिर्फ उसका नाम बताया है, वो कहां से कहां तक जाता है इसके बारे में मैं डिटेल से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के बारे में इतना जानना जरूरी था। अब आते हैं हम पूर्वी घाट की तरफ। देखिए, पूर्वी घाट जो है ये भी वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतनुमा पर्वत के रूप में बचा है। पश्चिमी घाट की अगर तुलना करें पूर्वी घाट से, तो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट जो कि औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर 1100 मीटर रखता है, वहीं पूर्वी घाट लगभग 500 से 600 मीटर की ऊंचाई रखता है। औसत ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पूर्वी घाट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पूर्वी घाट क्रमबद्ध ना होकर ये जगह जगह कटा फटा हुआ है। ये क्रमबद्ध ना होकर जगह जगह कटा फटा हुआ है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, खासकर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, इन तीनों नदियों ने पूर्वी घाट को अपरदित करते हुए जगह जगह काट छांट दिया है, जिसके कारण ये हमको क्रमबद्ध रूप में ना मिलकर टूटा फूटा मिलता है, क्रम वाइज मिलता है, ठीक है, अल्टरनेट क्रम में मिलता है। इसीलिए ये जगह जगह कटा फटा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत ढेरों सारी नदियां हैं जिन्होंने इस पूर्वी घाट को काट दिया है। इसी कारण ये हमको एक क्रम में ना मिलते हुए टूटे फूटे क्रम में मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पूर्वी घाट में बहुत ज़्यादा जानने लायक कुछ भी नहीं है। पूर्वी घाट में कुछ जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको जानना चाहिए, और यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूर्वी घाट के भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। जैसे मलयगिरी और गढ़जात की पहाड़ियाँ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मलयगिरी और गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित हैं, ये भी पूर्वी घाट का हिस्सा है।
नल्ला मल्ला की पहाड़ी या इसको नल्ला मलाई भी कहते हैं। देखिए नल्ला मलाई और अन्ना मलाई दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये तीनों पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पूर्वी घाट का ही हिस्सा है, यानी पूर्वी घाट को आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, पालकोंडा और वेलिकोंडा के नाम से जाना जाता है। और इसका उत्तर से दक्षिण क्रम भी यही है, याद रखिएगा। कभी कभी क्रम ही पूछ लेता है कि इसको दक्षिण से उत्तर में व्यवस्थित कीजिए या उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। इसके बाद जवादी, सेवराय, मेलागिरी और महेंद्रगिरी, ये चारों तमिलनाडु में स्थित पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। जवादी, सेवराय मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो मेलागिरी पहाड़ी है, मेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए विश्वविख्यात है। मेलागिरी पहाड़ी में चंदन के लकड़ियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, चंदन के वन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये चंदन के वनों के लिए विश्वविख्यात है। इसके नीचे आती है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये दक्षिण भारत की, ये भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। कौन सी? महेंद्रगिरी। ओके, तो ये पूर्वी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं और उनके स्पेशल नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ पहाड़ियां गुजरात में भी हैं। गुजरात में देखिए 3 पहाड़ियां हैं, हालांकि मैंने 2 ही का नाम लिखा है और ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र। गुजरात का ये जो हिस्सा है इसको सौराष्ट्र कहते हैं। सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रांत में, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। गुजरात में 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? पहले तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको मांडव पहाड़ी, एक इसी के बगल में है बारदा की पहाड़ियाँ। लिख लीजिए मांडव, और यहाँ पर हम बना ही दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए बारदा की पहाड़ियाँ, बारदा की पहाड़ियाँ। और उसके नीचे ये गिर की पहाड़ी है। गिर पहाड़ी एशियाई शेरों के लिए विश्वविख्यात है। गिर जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं और गिर जंगल में ही एशियाई सिंह का निवास है, बब्बर शेर जिसको कहा जाता है, एशियाई शेर का निवास पाया जाता है गिर पहाड़ी में ही। ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित 3 पहाड़ियाँ हैं। यहीं पर अगर आप लोग देखें तो एक पठार और है जिसको दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार मुख्य रूप से, उसमें बहुत जानने लायक कुछ भी नहीं है। दक्कन के पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में फैला है। ये ज्वालामुखी लावा से निर्मित पठार है और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ज्वालामुखी लावा से निर्मित पठार होते हैं उनमें काली मिट्टी का विकास होता है और काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में कपास का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी है दक्कन के पठार में। और दक्कन के पठार में ही महाराष्ट्र में 2 प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी। अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वो इसी में स्थित है, अजंता पहाड़ी में ही स्थित है। तो अजंता पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, तो ये इतनी जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर छूटी हैं तो मैं आपको देख लेता हूँ और उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक और पहाड़ी है बालाघाट की पहाड़ी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में ही स्थित है। ओके, इसके अलावा महाराष्ट्र में ही सतमाला की पहाड़ियाँ हैं, लिख लीजिए सतमाला की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ। ओके, बाकी बाबा बूदन की पहाड़ी यहाँ कर्नाटक में है, वो पश्चिमी घाट में स्थित है, उसको आप लोग जानते ही होंगे। वो उसको हम जब खनिज पढ़ाएंगे तो खनिज में उसका बार बार जिक्र होगा, बाबा बूदन की पहाड़ियों का। ओके, इसके अलावा एक यहाँ पर पालकोंडा, वेलिकोंडा और एक यहाँ पर नालकोंडा भी है। आंध्र प्रदेश में ही नालकोंडा पहाड़ी है। और तेलंगाना में एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी है, अक्सर पूछता है, जिसका नाम है शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, 4 पहाड़ियों का नाम देगा, इसके बाद 4 राज्यों का नाम देगा, आपको कहेगा कि आप इससे इसका मिलान कीजिए। तो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं। हालांकि जितनी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं उस सबको मैंने दर्शा दिया है और इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही लेस हैं, 0% हैं। लेकिन फिर भी अब वर्तमान में जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अनुसार आपको सब कुछ पढ़ना है। तो अब आप लोग का काम क्या है, आप लोग का होमवर्क क्या है? ये जो मैंने पढ़ाया है पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, अब ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार आज खत्म हुआ। तो आपको क्या करना है, आप लोग इंडिया का मैप ले लीजिए फिजिकल वाला,
और उसमें ये जो मैंने पहाड़ियों को बताया है उसको आप लोकेट करिए और देखिए कि हाँ ये पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, और उसको लोकेट करने के बाद उसको हाईलाइट कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपकी मैप देखने की जो, अगर आप अभी तक मैप देखना नहीं जानते हैं तो वो आपको देखने को पता चल जाएगा कैसे मैप देखा जाता है। और दूसरी बात, आपकी उत्सुकता बढ़ेगी कि हाँ, अब जैसे महाबलेश्वर चोटी आपको ढूंढनी है तो आप मैप में जाएंगे और वहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप लोग इतना तो अब जान ही गए होंगे कि ये कर्नाटक है, इसके ऊपर गोवा है, इसके ऊपर महाराष्ट्र है, इसके ऊपर गुजरात है, और कर्नाटक के नीचे इधर केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बगल में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बगल में तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर इधर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये सब तो आपको पता ही है कि कौन से राज्य किन किन से सीमा बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक ये कर लिया होगा, और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये कर लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बिल्कुल ही इसको जाकर मैप में सबसे पहले लोकेट कर लीजिए अपने स्टेट को, कौन कौन से राज्यों से वो बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद फिजिकल में आ जाइए, और जैसे मैंने बताया महाबलेश्वर चोटी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, तो आपको लग जाना चाहिए कि महाराष्ट्र, हाँ यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं महाबलेश्वर चोटी होगी, और वो देखो आपको तुरंत मिल जाएगी मैप में, और उसको तुरंत लोकेट कर लीजिए। तो इससे आपको एक प्रकार से एक क्विज हो गया कि हाँ आज हमको ये ढूंढनी है। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और उसके बाद आप वहाँ उसमें अपने मैप में अजंता की पहाड़ी को ढूंढ के लोकेट कीजिए, हरिश्चंद्र पहाड़ी ढूंढ के लोकेट कीजिए, तो इससे आपको मैप को देखने का तरीका भी पता होगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारी जो क्लास नहीं देखी है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है ज्योग्राफी कंप्लीट के नाम से। हमारे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर अब तक 8 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये शायद 9वां लेक्चर है। तो पूरे 1 से लेकर 9 लेक्चर के वीडियो एक साथ आपको मिलेंगे, उसको आप देख लीजिए। निश्चित रूप से इससे बेस्ट ज्योग्राफी शायद ही आपको कोई पढ़ाए, जो आपकी ज़रूरत है मैं वो आपको नीड के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, जितना आपके एग्जाम में आ जाएगा उससे भी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।